नमस्कार दोस्तों, आइए कुछ और प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर लें। अच्छा, आप सभी यदि जो लोग नए हैं वो लोग इस चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक कर किया करें। जितनी भी वीडियो देखा करें वो ज़रूर लाइक कर दिया करें। दूसरा ये है कि पहला पार्ट लगभग समाप्त होने वाला है, अवकलन चल रहा है। इसके बाद दूसरा पार्ट समाकलन शुरू करेंगे। ठीक है, तो समाकलन की क्लास भी जल्दी ही शुरू करने वाले हैं आप सभी के लिए। और जितने भी दोस्त यार हैं उन्हें आप ज़रूर बताइए। काफ़ी लोग इस समय फ़ोन कर रहे हैं कि हम आपकी क्लास ज्वाइनिंग करना चाह रहे हैं, और ज्वाइनिंग लोग कर भी रहे हैं, क्योंकि बहुत डिले हो चुका है। जो शुरू से पढ़ रहे हैं वो बहुत आगे निकल चुके हैं, जो नहीं पढ़ रहे हैं वो तो अभी स्टार्ट करेंगे। तो जितने भी लोग नए हैं वे हमें बता दें, तो हम उनको प्रतिदिन हम शुरू से क्लास जो चला है सारे के सारे क्लास के लिंक एक एक दिन एक एक लेक्चर का हम भेज दिया करेंगे। ठीक है, तो जो भी लोग नए हैं वो हमें बता दें। चलिए आइए देखा जाए कि प्रश्न लिखा है, अंतराल ज्ञात कीजिए। प्रश्न है कि अंतराल ज्ञात कीजिए। अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें फलन fx जिनमें फलन fx x to the power 4 minus 2x square x to the power 4 minus 2x square निरंतर वर्धमान या निरंतर ह्रासमान है। निरंतर वर्धमान या निरंतर ह्रासमान है, यानी दोनों ही ज्ञात करना है। ठीक है, वर्धमान के लिए भी ज्ञात करना है और ह्रासमान के लिए भी ज्ञात करना है। चलिए, तो हम पहले fx बराबर देखेंगे कि fx जो दिया गया है x to the power 4 माइनस 2x स्क्वायर। अब f डैश x जो है हम निकालेंगे, तो f डैश x जो है 4x क्यूब माइनस ये 4x हो जाएगा। और निरंतर वर्धमान के लिए आप जानते हैं कि निरंतर वर्धमान है, तो निरंतर वर्धमान के लिए f डैश x जो है इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब f डैश x अगर 0 है तो हम यहाँ पर देखेंगे कि f डैश x जो है, तो f डैश x इज ग्रेटर देन 0, यानी 4x क्यूब माइनस 4x, ठीक है, इज ग्रेटर देन 0। अब ये 4x कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। अब ये 4x और ये हो जाएगा x प्लस 1 और इंटू x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। अब देखिए कि ये 0 से बड़ा है, इसका मतलब ये है कि पहली बात कि x 0 होगा नहीं, या तो x का मान 0 से कम होगा या तो x का मान 0 से अधिक होगा, दो में से ही कोई होगा। यदि सपोज दैट ये हम मानते हैं कि इसमें अगर देखें इन दोनों के लिए x इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो हम यहाँ तो लिख सकते हैं कि x इज नॉट इक्वल टू 0, x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अब बचा ये कि इन दोनों का गुणनफल धनात्मक पॉजिटिव है, तो अगर इन दोनों का गुणनफल पॉजिटिव है तो कितने शर्त हो सकते हैं। पहली बात कि या तो ये और ये माइनस हो, ये क्या हो, माइनस हो, तो माइनस से माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, या फिर ये हम देखेंगे कि ये दोनों प्लस हो। तो चलिए, अगर हम प्लस होगा तो दोनों प्लस होगा तो प्लस करेंगे, यदि तो दोनों को हम प्लस करेंगे तब प्लस गुणनफल आएगा, दोनों को माइनस करेंगे तो प्लस गुणनफल आएगा। ठीक है, अब चलिए
यहाँ x है, इस बात को ध्यान रखना है हमें। x इज नॉट इक्वल टू 0, तो x या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 से छोटा होगा। अब यहाँ पर यदि सपोज दैट ये प्लस है तो प्लस आएगा तभी जब x 1 से बड़ा होगा। तो x यदि इसमें हम लिखेंगे कि x यदि 1 से बड़ा है x यदि 1 से बड़ा है तो 1 से बड़ा है तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, गुणनफल प्लस आएगा। x 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, इनफाइनाइट तक हो सकता है। यानी पहला शर्त ये है कि x 1 से बड़ा है तो यह धनात्मक होगा। उस कंडीशन में बड़ा का मतलब ये है कि 1 से इनफाइनाइट तक ये अंतराल हो गया। क्लियर है? अब अगर x की वैल्यू 1 से छोटा है तो 1 से छोटा है, यदि सपोज दैट 1 से छोटा है तो 1 से छोटा रखेंगे तो ये तो माइनस आएगा, ये प्लस आएगा, ये भी प्लस आएगा, तो रिजल्ट माइनस आने लगेगा। इसका मतलब है कि इसको भी माइनस रखना है, इसको भी माइनस रखना है। अब x का मान माइनस रखना है तो माइनस अगर रखेंगे तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। अब जरा ध्यान समझिएगा कि x का मान अगर माइनस हम रखते हैं, जैसे 0 और -1 के बीच में रखते हैं, x का मान 0 और -1 के बीच में रखेंगे तो जरा देखिए कि जैसे 0 और -1 के बीच यानी -1 और 0 के अगर बीच में रखेंगे तो कुछ भी अगर इसके बीच की वैल्यू रखेंगे तो इसका मतलब ये है कि -1 और 0 के बीच, इसका मतलब ऋणात्मक रखना है। तो ये तो माइनस आएगा ही आएगा, लेकिन ये माइनस नहीं आएगा। ध्यान समझिएगा, ये माइनस नहीं, ये प्लस आएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो माइनस में और ये माइनस का गुणा होगा तो प्लस, ये तो प्लस रहेगा। जैसे मान लेते हैं कि आपको -0.5 ही रखना पड़े, तो -0.5 रखना है तो चलिए -0.5 और ये तो माइनस आ गया रिजल्ट। ये रखेंगे तो 1 में से 0.5 जाएगा तो +0.5 होगा ना, यहाँ तो +0.5 हो गया। अब यहाँ जब +0.5 हो गया तो धनात्मक हो गया और ये माइनस हो गया, तो माइनस में माइनस का गुणा होगा तो प्लस आ जाएगा। यानी इसके बीच में अगर रखेंगे दूसरा केस कि इसमें -1 यानी x की वैल्यू जो है -1 से अधिक हो, ठीक है, और 0 से कम हो, -1 से अधिक और 0 से कम, ठीक है, तो भी इसका मान धनात्मक आएगा। तो भी इसका मान क्या होगा? धनात्मक आएगा। उस कंडीशन में तो धनात्मक आ गया। लेकिन अगर सपोज दैट हम ऐसा वैल्यू रख देते जिसके वजह से, देखिए अब इसमें धनात्मक है, ठीक है, और इसमें धनात्मक है, 1 से इनफाइनाइट वाले में धनात्मक है, लेकिन इसके अतिरिक्त अगर हम रखेंगे वैल्यू तो वो ऋणात्मक हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर 1 से कम रखेंगे, -1 से कम रखेंगे तो ये माइनस आएगा, ये माइनस आएगा, ये माइनस आएगा, तो गुणनफल तो माइनस आने लगेगा ना, तीनों का गुणनफल क्या होगा? माइनस आने लगेगा। तो उस कंडीशन में माइनस हो जाएगा। क्लियर? अर्थात जब हम इसको ग्राफ पर दर्शाएंगे इस तरह, तो यहाँ पर हम लिखें -1, यहाँ पर लिखें 0, यहाँ पर लिखें 1, ठीक है। तो देखिए 1 से अधिक है, इनफाइनाइट तक है, तो इधर 1 से इनफाइनाइट तक है तो इधर प्लस है, और 0 से 1 के बीच में है, 0 से 1 के बीच में है तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ 0 से -1 के बीच में है तो यहाँ पर प्लस है, ठीक है, 0 से 1 के बीच है तो ये प्लस है, और फिर इधर क्या है? माइनस है। तो धनात्मक आ रहा है, धनात्मक आएगा तो वर्धमान होगा, तो धनात्मक आ गया। इसका मतलब ये है कि धनात्मक कब मिला? तो -1 से 0 के बीच में, 1 से इनफाइनाइट के बीच में। अर्थात निरंतर वर्धमान के लिए, निरंतर वर्धमान के लिए अंतराल, जो अंतराल ज्ञात करना है वह अंतराल आप देखिए तो -1 से 0 और यूनियन 1 to इनफाइनाइट, हम ये लिखेंगे। क्लियर है? अब चलिए, अब ह्रासमान के लिए तो पहले इतना लिख लीजिए, फिर ह्रासमान के लिए देखेंगे। तो यहीं पर हम बता दे रहे हैं कि ये ऋणात्मक है, ये ऋणात्मक है, यानी इधर घट रहा है, इधर घट रहा है, तो 0 से 1 और -1 से माइनस इनफाइनाइट। तो निरंतर ह्रासमान के लिए f' x क्या होना चाहिए? 0 से कम होना चाहिए। इसका मतलब 4x
और x प्लस 1 और x माइनस 1 इज लेस देन 0। यहाँ लिखें 4x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज लेस देन 0। ये 0 है, तो हम इसी को देखें तो इसमें आप निकाल ही चुके हैं, तो निकालने की आवश्यकता है ही नहीं। तो 0 से 1 के बीच तो अंतराल जो होगा वह अंतराल हो गया माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 0 से 1 हरासमान के लिए। ठीक है, तो लिख लीजिए, जल्दी से कर लीजिए। ये ग्राफ जैसे ही आप बना लेंगे तुरंत आपका क्लियर हो जाएगा। अब क्रम से प्लस माइनस कर दीजिए, जितने भी फैक्टर होंगे प्लस माइनस ऐसे दिखा दीजिए, और उसके बाद जितने प्लस वाले हैं वर्धमान के लिए दिखाइएगा, जितने माइनस वाले हैं ह्रासमान के लिए दिखाइएगा। हो गया? हो गया? कर लीजिए जल्दी से। चलिए अगला नंबर देखते हैं। आइए अगला प्रश्न देखा जाए। अगला नंबर जो भी है उसे लिख लीजिए। अंतराल ज्ञात कीजिए। इंटरवल ज्ञात करना है, अंतराल ज्ञात कीजिए इसके जिनमें फलन निरंतर वर्धमान या ह्रासमान है। निरंतर वर्धमान इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन, वर्धमान या ह्रासमान। ठीक है, और दिया है f(x) बराबर x टू द पावर x, f(x) बराबर x टू द पावर x। ठीक है, इसके लिए ज्ञात करना है कि निरंतर वर्धमान है अथवा निरंतर ह्रासमान है, तो x का वैल्यू अर्थात परास कहाँ से कहाँ तक होगा, अंतराल कहाँ से कहाँ तक होगा, उसी को ज्ञात करना है। तो चलिए, ये f(x) है, तो हमें निरंतर वर्धमान के लिए f'(x) इज ग्रेटर देन 0, ह्रासमान के लिए f'(x) इज लेस देन 0। तो ये f(x) जो है x टू द पावर x या y बराबर x टू द पावर x। ठीक है, दोनों तरफ लाग लेने पर तो लाग y बराबर हो गया, लाग y बराबर x इंटू लाग x। ठीक है, अब यहाँ पर अवकलन करने पर तो ये 1/y और dy/dx या f'(x) और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 1/x इंटू लाग x का हो जाएगा 1/x, ये फर्स्ट फलन और ये सेकेंड फलन, और प्लस लाग x इंटू x का 1 हो जाएगा। ये तो 1 हो गया, तो 1 प्लस लाग x हो गया 1/y इंटू dy/dx। तो dy/dx जो हो गया ये y इंटू 1 प्लस लाग x, y का मान है x टू द पावर x इंटू 1 प्लस लाग x। अब देखना ये है कि यही dy/dx है, dy/dx या यही f'(x) है। ठीक है, तो f'(x) तो निकल चुका है। अब हमें ये पता है कि निरंतर वर्धमान के लिए
जब आप निरंतर वर्धमान कहेंगे, इंक्रीजिंग आर्डर कहेंगे, तो निरंतर वर्धमान के लिए एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 है निरंतर वर्धमान के लिए। अब यहाँ पर हम यह वैल्यू रख दें कि x टू द पावर x इंटू 1 प्लस log x इज ग्रेटर देन 0। तो ये 0 तभी होगा जब ये प्लस हो और ये प्लस हो। अगर ये माइनस आ गया, निगेटिव आया, तो निगेटिव अगर आता है तो निगेटिव कब आएगा? जैसे इसका निगेटिव मान आएगा यदि log सपोज दैट अगर 1/2 है, x का मान भिन्न में है 1/2, तो इसका मान निगेटिव आएगा। तो अगर उस कंडीशन में इसका मान निगेटिव आता है, ध्यान समझिएगा, तो वो भी कब? जब 1 से कम होगा तब निगेटिव आएगा ना। तो यहाँ पर निगेटिव अगर वैल्यू आता है तो उस कंडीशन में अगर ये भी निगेटिव आएगा तो निगेटिव गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा। तो दोनों निगेटिव हो तब प्लस आएगा, या फिर दोनों प्लस है तब प्लस आएगा। दो ही शर्त हो सकते हैं इसके। ठीक है, तो पहला ये है कि जब x यानी अगर x टू द पावर x धनात्मक है, ठीक है, x टू द पावर x क्या है? धनात्मक है, तो उस कंडीशन में तो 1 प्लस यानी जब x टू द पावर x अगर धनात्मक है तो 1 प्लस log x धनात्मक होना चाहिए। अगर ये ऐसे है कि 1 प्लस log x इज ग्रेटर देन 0, तो log x इज ग्रेटर देन -1 होगा, -1 होगा, हम ये लिखेंगे। अब जब log x इज ग्रेटर देन -1 है, -1 से अधिक है, तो हम ये लिख सकते हैं कि e टू द पावर, देखिए यहाँ पर e है और यहाँ पर e है, तो जब ये e है ये e है तो 1, तो यहाँ पर जब पावर -1 कर देंगे तो इसका मतलब x बराबर e टू द पावर -1, e टू द पावर -1। अब देखिए x का मान e टू द पावर -1, यानी यहाँ पर x जो है e टू द पावर -1 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। e टू द पावर -1 से बड़ा होगा तभी ये धनात्मक आएगा। अब इसका मतलब ये है कि अब आपको ये पता चल गया कि जो अंतराल है वो e टू द पावर -1 से लेकर कहाँ तक होगा? इनफाइनाइट तक होगा। ये अंतराल तो यहाँ पता चल गया कि e टू द जो x की वैल्यू होगा, x की वैल्यू वो जो है हम ये लिख सकते हैं कि इसके बीच का होगा, e टू द पावर -1 से इनफाइनाइट तक के लिए। क्लियर है? तो ये निरंतर वर्धमान के लिए पता चल गया कि निरंतर वर्धमान अगर है तो इसका मतलब है कि इसके बीच x की वैल्यू होना चाहिए, ये अंतराल होना चाहिए। ठीक इसी तरह ह्रासमान के लिए अगर देखें तो ह्रासमान के लिए अगर निरंतर ह्रासमान है तो f डैश x इज लेस देन 0, और इस कंडीशन में हम देखेंगे कि x टू द पावर x 1 प्लस log x इज लेस देन 0, और यहाँ पर जब ये 0 है तो ये 0 तभी हो सकता है जब x की वैल्यू जो है e टू द पावर माइनस, अब इसका मतलब ये है कि यह तो चाहे प्लस हो x टू द पावर x, ये तो प्लस हो चाहे धनात्मक हो, लेकिन ये वैल्यू क्या होगा? ये वैल्यू ऋणात्मक अगर आ गया तो ऋणात्मक मिलेगा, ये प्लस हो ये माइनस हो तो भी अब मिलेगा माइनस। ठीक है, तो ये इसका मतलब 1 प्लस log x, भाई ये माइनस हो जाए ये प्लस हो जाए तो माइनस आएगा, यानी 1 प्लस log x लेस देन 0। तो अब इसका मतलब ये है कि log x इज लेस देन -1, अर्थात इसका मतलब ये है कि x इज लेस देन e टू द पावर -1। अब e टू द पावर -1 से कम होना चाहिए कौन? x का मान e टू द पावर -1 से कम होना चाहिए, तथा साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि इसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो x तथा ये भी ध्यान रखना है कि x की वैल्यू 0 ना हो तो 0 से अधिक होगा, 0 नहीं होगा तो 0 से अधिक होगा, अर्थात जब ये 0 से अधिक है और e टू द पावर -1 से कम है तो अंतराल जो होगा ह्रासमान के लिए जो अंतराल हो जाएगा वह अंतराल क्या हो जाएगा? ये अंतराल हो जाएगा 0, यानी x जो हो जाएगा वो 0
0 से e टू द पावर यानी e टू द पावर -1 से 0 तक, ये लिखें, या 0 से e टू द पावर -1, ठीक है। तो चूँकि e टू द पावर -1 0 से e टू द पावर -1 लिखते हैं, क्योंकि e की वैल्यू पे -1 तो 1/, यानी 0 से ये अधिक ही है, तो 0 से 1 तक, 0 से e टू द पावर -1 तक। क्लियर है? तो ये हो गया किसके लिए? ह्रासमान के लिए। और ये किसके लिए हो गया? वर्धमान के लिए। निरंतर वर्धमान के लिए ये, और निरंतर ह्रासमान के लिए अंतराल ये। लिख लीजिए, लगा लीजिए जल्दी से। हो गया? हो गया? चलिए अगला नंबर देखा जाए। अगला नंबर नहीं, पहले जाते अगला नंबर आइए देखा जाए। कहा जा रहा है अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें फलन fx जो फलन दिया गया है 2 log x - 2 और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x + 1, ठीक है। निरंतर वर्धमान या निरंतर ह्रासमान के लिए चलिए, यानी fx ये है, तो हम पहले f' निकालते हैं। तो f' आइए निकालते हैं 2, इसका अवकलन करेंगे तो 1/x - 2 और माइनस एक्स स्क्वायर का जगह 2x और इसका +4, इसका तो 0 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 2/x - 2 और माइनस यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो x - 2, तो अब देखा जाए तो इसका गुणा कर दें 2 - 2 x - 2 का होल स्क्वायर अपान x - 2। तो यहाँ पे अगर ये 2 कॉमन ले लिया जाए या इसका वर्क कर दें, तो जब इसका वर्क करेंगे तो 2 - 2 और ये इसका वर्क कर दिया जाए, या ऐसे ही रहने देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये f' आ गया, f'। अब निरंतर, अगर निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान के लिए तो f' इज ग्रेटर देन 0, तो निरंतर वर्धमान के लिए f' इज ग्रेटर देन 0 हमें रखना है, ठीक है। अब जब ये हम देखेंगे कि निरंतर जब वर्धमान है उस कंडीशन में ये f' इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ अगर इसे सॉल्व करें तो 2 माइनस, हम ये भी लिख सकते हैं कि 2 - 2, ठीक है, 2 - 2 और यहाँ 2 माइनस, अगर इसका वर्क कर दिया जाए x - 2, 2 - 2 x - 2 का स्क्वायर अपान x - 2 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब जरा देखा जाए कि 2 माइनस x - 2 है तो x स्क्वायर प्लस 4 - 4x, ठीक है। और यहाँ पर 2 है और x - 2 यहाँ है ही, इज ग्रेटर देन 0। अब अगर ये 2 - 2 2x स्क्वायर माइनस यहाँ पर 2 का गुणा 4 में होगा तो 8 और ये प्लस 8x अपान x - 2 इज ग्रेटर देन 0। अब इसमें हम देखें
तो ये हो गया 2, तो 8 में से 2 जाएगा तो 6 हो जाएगा। तो -2x² प्लस 8x और -6 अपॉन x - 2 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पर आते हैं तो इसको अगर हम लिखते हैं यहाँ तो देखेंगे कि ये 2x², 2 कॉमन ले लें अगर, तो x² और प्लस 4x - 3, ठीक है। यहाँ -2 कॉमन लेंगे, -2, तो -2 कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, ठीक है। इज ग्रेटर देन 0, यहाँ पर है x - 2। अब अगर हम यहाँ देखें तो 2 और इसका गुणनखंड कर दें तो x² - 3x - x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0 अपॉन x - 2। तो ये हो जाएगा -2 और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस, यहाँ देखें तो x कॉमन ले लें तो x - 3 और यहाँ माइनस कॉमन लें तो x - 1 अपॉन x - 2 इज ग्रेटर देन 0। तो अब यहाँ पर ये -2 है, यदि हम x - 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दें, ठीक है, तो ये हो जाएगा -2 x - 3 इंटू x - 1 इंटू x - 2, तो नीचे हो जाएगा x - 2 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये ऋणात्मक आएगा तो भी, धनात्मक आएगा तो भी ये प्लस ही होगा। ये तो प्लस हो गया, अब नीचे का तो झंझट खत्म हो गया कि प्लस होगा कि माइनस होगा, अब ऊपर पे ही डिपेंड करता है। इसका मतलब ये है कि हम ये लिखेंगे कि 2 हटा दें तो x - 3, x - 1 और x - 2 इज ग्रेटर देन 0। क्लियर है। अब जब ये वर्धमान है तो वर्धमान की स्थिति में ये 0 होगा और ह्रासमान की स्थिति में तो वर्धमान के लिए ये 0 है। ज़्यादा ध्यान समझने योग्य बातें हैं यहाँ पर कि यदि ये 0 है, वर्धमान के लिए ये क्या है 0, तो जब ये 0 है तो नीचे का तो प्लस आएगा, यह माइनस है, याद रखिएगा ये क्या है माइनस। तो जब यहाँ पे माइनस है तो अगर ये 0 से अधिक है तो ये पूरा ऋणात्मक आना चाहिए, अर्थात जब ये माइनस हम हटाएंगे, यहाँ का ये माइनस हटाएंगे तो ये लेस देन कर सकते हैं 0, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये ऋणात्मक चाहिए, अर्थात ये भी माइनस हो, ये भी माइनस हो, ये भी माइनस हो, तो ऋणात्मक होगा तभी जब ये तीनों माइनस आए। तीनों माइनस तभी आ सकता है जब x की वैल्यू ये 3 से अधिक। देखिए अब अगर x बराबर 1 है तो 0 हो जाएगा, x बराबर 2 है तो भी 0, x बराबर 3 है तो भी 0। क्लियर है। तो अब 3 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में, और 3 से अधिक या 1 से कम, यही हमें ज्ञात करना है। तो अगर 1 से कम है तो 1 से कम होगा तो जैसे 0 हो सकता है, तो 0 अगर लिख दें तो माइनस 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 ऋणात्मक आ जाएगा, ठीक है। तो 1 से कम अगर रखेंगे तो ये ऋणात्मक आएगा। क्लियर। यानी अगर हम इसको ऐसे बना दें और यहाँ पर लिख दें क्या, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, ऐसे ही ग्राफ बनाकर चेक किया जाता है, ध्यान समझिएगा। अब देखिए 3 से अधिक होगा तब, 0 से कम होगा तब, तो 1 से कम होगा तब, तो 1 से कम है, 1 से कम पर ये ऋणात्मक आ रहा है, माइनस आ रहा है, इसका मतलब इधर माइनस लिखना है, ये नीचे है ग्राफ, ठीक है। अच्छा 1 और 2 के बीच में देखा जाए तो 1 और 2 के बीच में अगर रखना है हमें, मान लेते हैं कि हम 1.5 रख देते हैं, तो चलिए रख कर देखते हैं। 1.5 रखेंगे तो ये माइनस आया, ठीक है, ये प्लस आया और ये माइनस आया, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा कि माइनस माइनस गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा और ये प्लस ही रहेगा, ठीक है। यानी 1 और 2 के बीच में प्लस होगा, 1 और 2 के बीच में प्लस, यानी इधर प्लस इधर माइनस। अब इधर आना है तो 2 और 3 के बीच में देखेंगे तो 2 और 3 के बीच में अगर वैल्यू जैसे 2.5 रखना है तो इसमें 2.5 रख कर चेक करेंगे, 2.5 रखेंगे तो ये ऋणात्मक आ जाएगा, ठीक है, और 2.5 रखेंगे तो ये प्लस आएगा, 2.5 रखेंगे तो ये भी प्लस आएगा, यानी प्लस
प्लस ऋणात्मक तो माइनस आ गया ना, इसका मतलब है कि इधर माइनस आएगा, 2 और 3 के बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा। अच्छा अब 3 यानी माइनस, यानी इधर माइनस, इधर प्लस, इधर माइनस। अब देखिए कि अब अगर 3 से अधिक रखेंगे तो इधर ऑलरेडी प्लस हो जाएगा, क्रम से ये चलता ही है, माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, इसका मतलब है कि 1 से यानी माइनस इनफाइनाइट से 1 के बीच में ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो जब ये ऋणात्मक होगा तो इसकी वैल्यू धनात्मक हो जाएगा। और ये 2 से 3 के बीच में, इसका मतलब वर्धमान के लिए जो आप निकालेंगे, वर्धमान के लिए, निरंतर वर्धमान के लिए वो आएगा अंतराल, वर्धमान के लिए अंतराल, वर्धमान के लिए अंतराल। तो वर्धमान के लिए जो अंतराल होगा वो क्या हो जाएगा, तो वर्धमान के लिए अंतराल हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू 1। ठीक है, और 2 यूनियन 2 to 3। क्लियर है, तो निरंतर वर्धमान के लिए ये है अंतराल। तो लिख लीजिए निरंतर वर्धमान का अंतराल 2 से 3 के बीच और -1 से यानी इनफाइनाइट से 1 तक। ठीक है, तो लिख लीजिए इसे। जल्दी से लिख लीजिए। हो गया। अब हरासमान के लिए बताइए, तो हरासमान के लिए ये प्लस है, ये प्लस है, तो हरासमान के लिए क्या हो जाएगा, तो हरासमान के लिए जो अंतराल होगा वो 3 से आगे, 3 से इनफाइनाइट तक होगा और 1 और 2 के बीच होगा। ठीक है, तो हरासमान के लिए इसी में लिख लिया जाए। तो ये चित्र बन गया है, तो यही हरासमान के लिए लिखेंगे, हरासमान के लिए अंतराल क्या हो जाएगा, 1 से 2 यूनियन 3 to इनफाइनाइट। हो गया। चलिए अब अगला नंबर देखा जाए। आइए, लिखिए उन अंतरालों को ज्ञात कीजिए जिनके फलन f(x) बराबर, अंतराल ज्ञात करना है, f(x) बराबर दिया है sin टू द पावर 4x और प्लस cos टू द पावर 4x, जहाँ x मिला 0 to π/2। ठीक है, वर्धमान अथवा ह्रासमान, अंतराल ज्ञात करना है वर्धमान के लिए अथवा ह्रासमान के लिए। ठीक है, तो चलिए वर्धमान या ह्रासमान के लिए हमको सबसे पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा, f'(x). तो हम f'(x) निकालते हैं, क्यों,
तो आइए एफ डैश एक्स निकाल लिया जाए। चलिए पहली बात ये है कि एफ एक्स बराबर जो आपने लिखा है ये साइन टू द पावर 4x प्लस कास टू द पावर 4x, तो इसको आप जो है साइन टू द पावर 4x कास टू द पावर 4x को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। क्लियर है? अब जब आप ये लिख लेंगे तो उसके बाद आप एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स एक्स के सापेक्ष अवकलन, तो इसका तो 0 हो जाएगा -2, ठीक है। और इसका आप अवकलन करेंगे तो 2, इसको कर दीजिए फर्स्ट फलन, ठीक है, और इसको कर दीजिए सेकेंड फलन। या एक काम करते हैं, यहीं पर आप फर्स्ट फलन सेकेंड फलन के चक्कर में मत पड़िए, यहीं पर कुछ और सॉल्व कर देते हैं। 1 माइनस, देखिए 2 से भाग देते हैं, 2 से गुणा कर देते तो 4 हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स। देखिए 1 माइनस 1/2 ये हो गया 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स का होल स्क्वायर। ज़रा समझते जाइए, थोड़ा आसान कर देते हैं आपके लिए। 1/2 और ये हो जाएगा साइन 2x का होल स्क्वायर। अब देखिए 1 माइनस 1/2, अब जब ये साइन 2x हो गया, ये हो गया एफ एक्स। अब जो है एफ डैश एक्स निकालना है तो ये 0 माइनस 1/2 और इसका करेंगे तो इसका पहले इसके सापेक्ष करेंगे, यानी साइन 2x का स्क्वायर अगर है तो इसका पहले साइन 2x के सापेक्ष अवकलन किया जाएगा और फिर साइन 2x का 2x के सापेक्ष और फिर 2x का x के सापेक्ष। तो अब देखिए माइनस 1/2 ये तो हो जाएगा 2 साइन 2x और ये साइन 2x का हो जाएगा कास 2x और 2x का हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा। अब देखिए 2 साइन 2x इंटू कास 2x, तो ये हो जाएगा साइन 4x। क्या हो गया? साइन 4x। तो माइनस हो गया ना एफ डैश एक्स, यहाँ पर क्या आ गया? माइनस। चिन्ह अपने से नहीं बदलना है, ठीक है। अब अगर ये वर्धमान है, क्या है? वर्धमान, तो निरंतर वर्धमान या वर्धमान के लिए आप जानते हैं कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, यानी माइनस साइन 4x इज ग्रेटर देन 0। यानी जब ये माइनस है, देखिए माइनस जब हट रहा है साइन 4x इज लेस देन 0, क्योंकि ये माइनस हटा, ठीक है। जब ये माइनस हट गया तो इसका मतलब ये है कि साइन 4x इज लेस देन 0। चूँकि वर्धमान कह रहा है, निरंतर होता तब तो हम ये करते, इसमें वर्धमान के लिए कह रहा है, वर्धमान या ह्रासमान। तो वर्धमान होगा तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अगर निरंतर वर्धमान होता है तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो ये वर्धमान है तो इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हम कर देते हैं, तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। क्लियर है? अब आप देखिए कि साइन 4x, तो अब यहाँ पर जब साइन 4x इज इक्वल टू 0 या इज लेस देन 0, तो इसका मतलब ये है कि 4x की जो वैल्यू होगा, 4x की जो वैल्यू होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा? तो 4x की वैल्यू ध्यान समझिए कि लेस देन 0 है। क्या है? लेस देन आर इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि 4x 0 कब होगा? जब 0 पे होगा, या पाई पे कहें, पाई से लेकर 360 तक। आप जानते हैं ना साइन की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक 0 होता है, ये माइनस होता है, इन दोनों में माइनस होता है साइन की वैल्यू। तो ये पाई होता है या 2 पाई होता है, तो हम यही लिखेंगे कि 4x जो है, 4x क्या होगा कि बिलोंग होगा पाई टू 2 पाई। तो x बिलोंग हो जाएगा पाई बाई 4 और क्या पाई बाई 2, पाई बाई 4 पाई बाई 2। इसका मतलब ये है कि जो x की वैल्यू होगा, यानी आप 4x की जो वैल्यू हम ये कहें 4x की वैल्यू, तो इसके बीच, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4x बड़ा है या बराबर है, ठीक है, पाई के, या फिर यहाँ पर लिख दें 2 पाई कॉमन, ठीक है, या 2 पाई के बराबर। तो इसका मतलब ये है
कि π/4 से बराबर x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा π/2, ये हुआ x का मान। इसका मतलब है कि जो अंतराल आ गया वो π/4 और π/2 के बीच आ गया। क्लियर है? क्या गया? π/4 और π/2 के बीच, और दिया है कि 0 से π/2 के बीच, तो 0 से π/2 के बीच में ही ज्ञात करना था। तो π/4 से π/2 किसके लिए? वर्धमान के लिए। अब ह्रासमान के लिए, तो अब अगर ह्रासमान के लिए ज्ञात किया जाए, ह्रासमान के लिए, तो इसका मतलब ये है कि f'(x) इज लेस देन 0, यानी माइनस साइन 4x इज लेस देन 0। ये तभी होगा जब साइन 4x धनात्मक हो। धनात्मक तब होगा जब 0 से लेकर पाई तक होगा, 0 से लेकर पाई तक। इसका मतलब 4x जो है 0 से लेकर कहाँ तक? पाई तक, अर्थात ये 0 से बड़ा और x की वैल्यू और π/4 से कम, ये होगा ह्रासमान के लिए। ठीक है, तो ह्रासमान के लिए 0 से π/4 के बीच और वर्धमान के लिए π/4 से π/2 के बीच लगा लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। हो गया? हो गया? हो गया? चलिए आइए अगला नंबर देख लेते हैं हम लोग। आइए देखा जाए अगला नंबर। लिखिए, लिखिए सभी लोग। दिखाइए कि बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। f(x) बराबर मॉड ऑफ x अंतराल -∞ to 0 पर एक निरंतर ह्रासमान फलन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो चलिए आइए देखा जाए कि ह्रासमान फलन है या नहीं। तो इस पर ये पता है हमें, ठीक है, कि -∞ और 0 के बीच में ही हमें देखना है। चलिए मान लेते हैं कि x1 और x2 दो ऐसे राशि हैं जो -∞ और 0 के बीच का है। ठीक है, इस प्रकार है कि x1 इज ग्रेटर देन x2। ठीक है, तथा लिख देते हैं, तथा x1 इज ग्रेटर देन x2। ठीक है, 0 से कम है, यानी आप इस पर समझिएगा, जैसे ये 0 है, 1 है, 2 है, -1 -2 -3 ऐसे। तो जो ये वैल्यू है -∞ वो 0 से कम ही है, 0 से ∞ के बीच, यानी यहाँ से इधर की वैल्यू है, इससे इधर की नहीं है।
अब जरा समझना ये है कि जैसे x1 बड़ा है x2 छोटा है, ध्यान समझिएगा, x1 बड़ा है। बड़ा का मतलब ये हुआ कि अगर हम ये कहें आपसे कि -1 और -2 में बड़ा कौन है, तो आप जानते हैं कि जो दाएं साइड होता है संख्या रेखा ग्राफ पर वो बड़ा होता है और जो बाएं तरफ होता है वो छोटा होता है। तो -1 यहाँ है, -2 यहाँ है, कौन बड़ा है, -1 की -2। तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों में बड़ा है कौन, -1 और -2 छोटा है। ठीक है, तो जब ये x1 बड़ा है और x2 छोटा है, इसका मतलब x2 की वैल्यू ये होगा और x1 की वैल्यू ये है, ध्यान समझिएगा। अब अगर हम इसमें कर दें कि यहाँ माड -1 कर दें और यहाँ पर माड -2 कर दें, तो माड का मतलब धनात्मक संख्या, माड का मतलब ये होता है धनात्मक संख्या। इसका मतलब ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, धनात्मक आएगा, ऋणात्मक कोई वैल्यू नहीं। अब 1 और 2 में बड़ा कौन है, तो 2 बड़ा है। यानी इन दोनों में जो छोटा था उसका माड अगर निकालेंगे दोनों का, तो जो छोटा था वो बड़ा हो जाएगा और जो बड़ा था वो छोटा हो जाएगा। अब देखिए, ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया ना। इसका मतलब ये है कि अगर ये x1 और x2, चूंकि ऋणात्मक ही है, x1 बड़ा है x2 छोटा है, तो जब, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, तो माड ऑफ x1 इज लेस देन माड ऑफ x2, यानी x2 अब बड़ा हो जाएगा, x2 माड ऑफ छोटा हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर fx1 हो गया छोटा और ये हो गया fx2, क्योंकि fx1 हो जाएगा माड ऑफ x1 और fx2 हो जाएगा माड ऑफ x2। ठीक है, अब देखिए कि x1 यहाँ बड़ा था, x2 छोटा था, तो fx1 यहाँ छोटा हो गया और fx2 बड़ा, यानी जिधर बढ़ रहा है उधर ये घट रहा है fx1 की वैल्यू। इसका मतलब ये है कि अतः -∞ और 0 के बीच जो है यह क्या है, ह्रासमान फलन है, ह्रासमान फलन है। बस प्रूव, बस यही दिखाना था, दिखा दीजिए। हो गया, जल्दी से करिए। हो गया, चलिए अगला नंबर देखा जाए। दिखाइए कि, अगला नंबर लिखिए, दिखाइए कि fx बराबर a⁴x, जहाँ 0 इज लेस देन a इज लेस देन 1 पर एक निरंतर वर्धमान फलन है, निरंतर वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन है, ये दिखाना है। चलिए, हमें पता है कि fx जो है वो a⁴x है, जहाँ a 0 और 1 के बीच है। ठीक है, तो मान लिया जाए, माना x1 और x2 जो है कोई रियल नंबर है, कोई भी इस प्रकार है। ठीक है, इस प्रकार है कि x1 इज लेस देन x2, x1 छोटा है और x2 बड़ा है। क्लियर है, हमने ये मान लिया। अब जो ये x है उसमें x1 और x2 मान लिया कि बड़ा या छोटा। अब देखिए 0 और 1 के बीच में है a, इसका मतलब ये है, जरा यहाँ से ध्यान समझिए कि 0 और 1 के बीच में है तो 0.2 हो सकता है, 0.3 हो सकता है। अब x1 और x2 के बाद समझिए, यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर 2 घात हो गया, तो 2 घात हुआ तो ये कितना हो जाएगा, 0.04 हो जाएगा, ध्यान समझिए। और अगर यहाँ 0.2 पर 3 घात हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 0.008 हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू 0.008
अगर 0.2 पर 4 घात हो गया तो इसका मतलब है कि 0.000 यानी 16 हो जाएगा, 16। ठीक है। अब अगर ये 0.2 पर 5 हो गया तो 0.00032 हो जाएगा। ठीक है। अब ये देखिए कि ये वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है कि बढ़ रहा है। अगर ये 2 घात किया गया तो इतना आया, 3 घात किया गया तो इतना आया, तो 0.04 बड़ा है कि 0.008 बड़ा है। दिमाग में कहीं ये तो नहीं चल रहा है ना कि 0.04 बड़ा है, 0.008 छोटा है। देखिए 0.04 का मतलब है कि आप 40 कर दीजिए तो ये 40 हो गया, और यहाँ पर 0.008 तो यहाँ केवल 8 है, यानी बड़ा कौन है, ये बड़ा है और ये छोटा है, यानी ये बड़ा है ये छोटा है। अब जरा ध्यान समझिएगा। उसी तरह इन दोनों में बड़ा ये है और ये छोटा है। अब देखिए जब ये घात कम है तो ये अधिक आया, जब घात बढ़ गया तो ये कम हो गया ना। क्लियर है। तो x1 और x2 में ये x1 है छोटा है और x2 बड़ा है, तो देख रहे हैं कि जो वैल्यू आ रहा है e⁻x का मान आ रहा है वो उल्टा आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जब ये ऐसे है तो e⁻x1 और e⁻x2 की जो वैल्यू होगा, ठीक है, उसमें ये उल्टा होगा। अर्थात जो f(x1) है ये बड़ा है, ठीक है, और f(x2) क्या है, तो f(x2) जो है f(x2) ये क्या है, ये छोटा है। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो f(x1) है, ठीक है, तो f(x1) यानी e⁻x1 बड़ा है और e⁻x2 छोटा है और 0 से 1 के बीच में है। तो x1 छोटा है x2 से, तो e⁻x1 बड़ा होगा e⁻x2 से। इसका मतलब ये है कि f(x1) बड़ा है और f(x2) क्या है, छोटा है। इस प्रकार हमें ये पता चला कि यह जो है f(x1) बड़ा है और f(x2) क्या है, छोटा है। f(x1) बड़ा है और f(x2) क्या है, छोटा है। ये तो पता चल गया। जहाँ फॉर ऑल x1 यानी ये किसी के लिए भी फॉर ऑल, ये चिन्ह जो होता है इसको पढ़ाता है फॉर ऑल यानी सभी के लिए, फॉर ऑल इसको पढ़ाते हैं यानी सभी के लिए, यानी x1 x2 बिलोंग टू R रियल नंबर के लिए। तो यहाँ पर आपने देखा कि सभी के लिए है। इसका मतलब ये है कि f(x1) जो है इस f(x2) से क्या है, बड़ा। जब f(x1) f(x2) से बड़ा आ गया तो इसका मतलब ये है कि उल्टा है। यहाँ x1 x2 में x2 बड़ा था x1, तो ये निरंतर ह्रासमान होगा, निरंतर ह्रासमान। तो ये प्रश्न बना लीजिएगा, वर्धमान नहीं ह्रासमान, निरंतर ह्रासमान। ठीक है, वर्धमान नहीं ह्रासमान बना लीजिएगा। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हो गया। उम्मीद है कि आज हमने जितना भी बताया वो सभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्यों? अगले दिन हम बताएंगे, इसके आगे चर्चा करेंगे कि और भी प्रश्न अभी सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपके चैप्टर का सलूशन करेंगे। तब तक आप और अच्छी तरह से सीख लीजिए। अगर कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप पे ज़रूर भेजिए कि नहीं यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको हम बताने का प्रयास करेंगे। लगभग हर प्रकार के फलन को बता दें, उसके बाद आपके न्यूमेरिकल का सलूशन क्वेश्चन का करेंगे। ठीक है, कुछ तो आपके बुकों में ही मिल जाएंगे, NCERT के बुक में। फिलहाल हम देखेंगे कि कौन कौन से एक एक प्रश्नों का सलूशन हम करेंगे। ठीक है, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे अंतराल ज्ञात किया जाता है। ठीक है, इसी तरह आप अपने अपने बुकों के सलूशन करिए, ताकि कुछ आप करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कहाँ दिक्कत हो रहा है। ऐसे आप केवल देखकर लिखते जाएंगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपको दिक्कत कहाँ होने वाली है। तो जब आप करेंगे पहले तभी समझ में आएगा कि आपको कहाँ दिक्कत हो रहा है, तो ताकि जब हम बताएं तो आपको अच्छी तरह से वो समझ में आ जाए। ठीक है, तो कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।